Hello everyone, I welcome you all to this session. Today we will discuss electromagnetic induction and the content of this chapter is Faraday's law, Lenz's law जो कि डायरेक्शन ऑफ EMF को बताएगा, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन एंड चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ LR सर्किट। इस पांचों टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। अब एक एक करके देखते हैं ये फैराडेज लॉ क्या है। फैराडे लॉ को हम लोग दो पार्ट में मेनली पढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट देख लेते हैं और सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट, उसके बाद हम लोग समझेंगे कैसे EMF इंड्यूस्ड होता है। तो फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट कहता है व्हेनेवर ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कंडक्टर, whenever a conductor is placed in varying magnetic field, EMF is induced in the conductor and this EMF is called as induced EMF. This EMF is called as induced EMF. EMF क्या है? Electromagnetic force. EMF is known as electromagnetic force. And the second law states that the magnitude of the induced EMF, is equal to the rate of change of flux through the conductor. यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, through the conductor loop। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे ये इंड्यूस्ड EMF, कितना इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड होता है, वो एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। चलिए अब समझते हैं कैसे यहाँ पे मैग्नेटिक EMF इंड्यूस होता है एक कंडक्टिंग लूप में। लेट अस सपोज जैसे कंडक्टिंग लूप ऑफ सर्किट, लूप करने का मतलब एक सर्किट है, ये एरो नहीं दिखना चाहिए, और ये एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, और ये यहाँ पे ये अभी सिर्फ रखा हुआ, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जिससे हम लोग फ्लक्स भी बोलते हैं। अगर ये मैग्नेट सिर्फ इस लूप के पास रखा हुआ है तो कुछ भी, ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर जो कि हमें वोल्टेज को बताएगा अगर वोल्टेज इसमें इंड्यूस होता है तो ये मैग्नेट यहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ रखा रहने से टाइम के साथ इसका पोजीशन अगर नहीं बदलते हम लोग तो यहाँ पे कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होता है। लेकिन अगर इसको हम लोग आगे पीछे करते हैं, सिर्फ इसको मैग्नेट को, तो क्या होगा जब मैग्नेट को आगे लाएंगे तो ये देखते हैं कि ये जो लाइंस है इस लूप के साथ कुछ ज्यादा आ रही है, और अगर इस मैग्नेट को हम लोग दूर ले जाएंगे तो यहाँ पे जो लाइंस, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इस लूप से गुजर रही थी वो अब कम हो जाएगी। यानी कि अगर चेंजिंग ऑफ फ्लक्स थ्रू द, यानी कि चेंजिंग ऑफ फ्लक्स क्रॉसिंग द लूप हो रहा है, अगर चेंजिंग ऑफ फ्लक्स क्रॉसिंग द लूप हो रहा है तो तभी EMF इंड्यूस होगा, देन EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द लूप, तभी होगा, अगर रखे रहने से नहीं होता है। तो इसीलिए फैराडे ने बोला था कि वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड करने का मतलब है फ्लक्स का चेंजिंग होते रहना चाहिए लूप में। अब इस फ्लक्स के चेंजिंग को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा कि हम लोग मैग्नेट को मूव कराते रहें, पहला तरीका होगा कि मैग्नेट को मूव कराते रहें, मैग्नेट का मूवमेंट कराते रहें आगे पीछे, और दूसरा तरीका ये होगा कि लूप को मूव कराते रहे आगे पीछे। अगर लूप को भी हम इधर से इधर ले जाएंगे तो ये फ्लक्स क्रॉसिंग द लूप चेंज होते रहेगा, यानी कि इसमें एक EMF इंड्यूस होते रहेगा। और जो फैराडे का सेकेंड लॉ दिख रहा है, बोल रहा था कि मैग्नीट्यूड क्या होगा उस EMF इंड्यूस्ड का, तो मैग्नीट्यूड जो कैलकुलेट किया गया था वेरियस एक्सपेरिमेंट से EMF के में फैराडे के द्वारा, वो दिया गया था EMF E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन dt। फाई क्या है? फाई फ्लक्स है, और टाइम के साथ रेट, डी फाई बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये था फैराडे लॉ। इसके बाद हम लोग सीखेंगे लेंज लॉ। लेंज लॉ में बताया जाता है कि जो EMF इंड्यूस होगा उसके कारण
ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा और उसके कारण अगर एक सर्किट को ऐड कर देंगे तो उसमें एक करंट भी पास करने लगेगा, तो उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो हम लोग पढ़ते हैं लेंज लॉ। अब लेंज लॉ पढ़ते हैं। लेंज लॉ का स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम लोग इस सर्किट को देखते हैं। अगर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ था वो उसका मैग्नीट्यूड था माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। अगर उसके साथ एक रेजिस्टेंस आर को जोड़ दिया जाए तो उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? तो ओम्स लॉ से हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर, आई विल बी इक्वल टू 1/r माइनस डी फाई बाई डी टी। पर इस आई जो करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, करंट जो आ रहा है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब लेंज लॉ क्या बोलता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट। Statement of Lenz law is very confusing. We need to understand the statement very carefully. The direction of induced current is such that it opposes the change that has induced it. मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस वजह से उस लूप में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है आई, जिस वजह से उस लूप में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है आई, वो करंट उसी कारण को अपोज करता है, उसी कारण को अपोज करेगा। यानी कि अगर फ्लक्स, ये लूप मान लेते हैं, ये एक लूप मान लेते हैं, फिगर बन जा सही भाई, सॉरी ये फिगर है, ये एक लूप मान लेते हैं कंडक्टिंग लूप, और इससे एक फ्लक्स मैग्नेट यहाँ पर है नॉर्थ साउथ। तो क्या होगा? अगर मैग्नेट को हम लोग नज़दीक लाएंगे, मान लेते हैं इस मैग्नेट को इस तरफ मूव करा रहे हैं, तो इस लूप में फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज करने लगेगा। और अगर मैग्नेट को हम लोग यहाँ से दूर मूव कराएंगे तो इस लूप में जो फ्लक्स गुजर रहा होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करने लगेगा। यानी कि जब ये फ्लक्स, अब देखते हैं, जब ये मैग्नेट नज़दीक आ रहा है, जब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो इसमें एक करंट इंड्यूस्ड होगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं फैराडे लॉ से। वो करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर also produces मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें जब भी एक करंट आएगा तो उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उसी को लेंज लॉ बताता है। तो जब इसमें एक करंट आ गया तो वो करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, इस फ्लक्स जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा। यानी कि ये अपने ओरिजिन को ही अपोज करने लगता है। यानी कि अगर हम लोग देखें, अगर मान लेते हैं इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरह का है ऐसे, तो जब हम लोग राइट हैंड थंब रूल से लगाएंगे डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए, तो ये एक ऐसे आएगा, कर्ल करेंगे फिंगर करंट के डायरेक्शन में तो ये ऐसे आएगा, सॉरी अगर ऐसे करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स का डायरेक्शन इधर आ रहा है। ये चीज़ बहुत क्लियर होना चाहिए, मैं एक बार फिर से करा देता हूँ इसको, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो। मान लेते हैं ये लूप है, ठीक है, ये लूप है और ये एक मैग्नेट है, साउथ पोल नॉर्थ पोल। जब मैग्नेट को हम इस तरफ ला रहे हैं तो क्या होगा? फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो जो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड इस फ्लक्स को अपोज करेगा। तो जब ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए? जब इधर जा रहे हैं तो ओरिजिनल फ्लक्स किधर है? मेरा इस तरफ है। तो जो इंड्यूस्ड फ्लक्स आएगा, जो इंड्यूस्ड करंट के कारण जो फ्लक्स आएगा वो इसको अपोज करना चाहिए, वो इसका डायरेक्शन इधर होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए। इस तरफ होने के कारण क्या होगा? अगर हम लोग राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना होता है, तो करंट के डायरेक्शन में जब फिंगर को कर्ल करेंगे तो इस तरफ आना चाहिए फ्लक्स का डायरेक्शन, तभी यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन होगा मेरा वो इस तरह होना चाहिए, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तभी हमें इस फ्लक्स को अपोज कर पाएंगे। अगर करंट के डायरेक्शन में कर्ल किया अपना फिंगर तो ये जो थंब है, थंब मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आ रहा है और ओरिजिनल फ्लक्स मेरा इस तरफ था, यानी कि ये अपने ओरिजिन को ही अप्रोच कर रहा है।
अपोज कर रहा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं। तो यही है हमारा लेंज लॉ। अगर वही चीज अगर हम लोग इसको हटा दें और मैग्नेट के ये जो नॉर्थ साउथ पोल है, मैग्नेट को दूर ले जाएं, दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, फ्लक्स इससे डिक्रीज करने लगेगा, फ्लक्स इससे डिक्रीज करने लगेगा। तो जो इसमें करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या चाहेगा कि नहीं, इसमें फ्लक्स को बढ़ाना है, बढ़ाना है, क्योंकि ये घटने के कारण फ्लक्स को घटने के कारण इसमें करंट आएगा। लेकिन जो इंड्यूस्ड करंट होगा वो क्या चाहेगा, नहीं इसमें फ्लक्स को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए हमें करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज देना होगा। क्लॉकवाइज जब भी देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ आएगा, तो इसमें फ्लक्स फिर से बढ़ने लगेगा। तो ये है लेंज लॉ और इसका डायरेक्शन पता करने का तरीका। हमें राइट एंड थंब रूल को यूज करना है और करंट के डायरेक्शन में ही फिंगर को कर्ल करना है और तब पता करना है कि ओरिजिनल फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है और हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है उसका फ्लक्स का डायरेक्शन क्या है। तो ये दो तरह का हो सकता है। तो इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इंड्यूस्ड करंट मैग्नेटिक फील्ड मे और मे नॉट support or strengthen the original flux। कहने का मतलब यह है कि इसका इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ओरिजिनल के डायरेक्शन के तरफ भी हो सकता है और उसके जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल लेंज लॉ। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन बहुत ही आसान टॉपिक है, उसको कर लेते हैं। एक्चुअली मैं इस वीडियो में सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट को ही डिस्कस करूंगा, पूरा ईएमआई का। लेट्स सी सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। सेल्फ इंडक्शन का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। व्हेन ए करंट इज एस्टेब्लिश्ड इन द लूप, अगर किसी लूप में करंट एस्टेब्लिश हो जाता है, देन करंट प्रोड्यूसेस एन मैग्नेटिक फील्ड। वो करंट जो लूप में एस्टेब्लिश हो गया तो वो खुद अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंड द फ्लक्स ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड क्रॉसेस द लूप एरिया क्रॉस करेगा, ये तो पक्की बात है। नाउ इफ वी चेंजेस द करंट, जो ओरिजिनल करंट था हमारा लूप में, अगर उसको हम टाइम के साथ चेंज करते हुए, चेंजेस द करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन द लूप, देन द फ्लक्स थ्रू द एरिया आल्सो चेंजेस। जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो फ्लक्स ऑब्वियसली ये चेंज होगा। और जब फ्लक्स चेंज हो जाएगा किसी एरिया से तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा उस लूप में, और वो ईएमएफ कितना होगा वो तो हम लोग जानते ही। तो जब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी लूप में एक करंट एस्टेब्लिश हो जाता है, वो करंट खुद अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फ्लक्स पैदा हो रहा है वो किसी एरिया से अगर क्रॉस कर रहा है और उस फ्लक्स में हम लोग चेंज ला पा रहे हैं, तो एक ईएमएफ हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ के कारण उसमें इंड्यूस्ड होगा। तो उसी को सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि एक ही लूप में दो ईएमएफ इंड्यूस हो गया। एक तो आई करंट हम लोग ओरिजिनल दे ही रहे थे और एक ईएमएफ खुद इंड्यूस हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ये तो होता ही। और मैग्नेटिक फील्ड यानी फाई इज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर इस साइन को हटाना है तो हमें एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर L है, फाई इज इक्वल टू एल आई, एंड L इज सेल्फ इंडक्टेंस। L डिपेंड्स ओनली ऑन ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट, उस लूप के कंस्टेंट पे डिपेंड करता है, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे रखा हुआ है, एंड यूनिट इज वेबर पर एम्पियर। यहाँ पे एक चीज देखते हैं, अगर ये फाई है और ये बराबर होता है माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी फाई बाई डी टी कर दें, डी फाई अपॉन डी टी कर दें, ये हो जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी। तो ईएमएफ को हम लोग लिख सकते हैं
फाई इक्वल टू एल आई डी फाई बाई डी टी, यानी कि ई इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये ही बेसिक इक्वेशन है अपना एलआर सर्किट का, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ एलआर सर्किट का बेसिक इक्वेशन यही है, ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी। हम लोग देखेंगे इसका यूज जब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ एलआर सर्किट पढ़ेंगे तब। अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का म्यूचुअल इंडक्शन, उसको समझते हैं क्या होता है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि लेट अस सपोज दो कॉइल हमें एक क्लोज, बहुत ही क्लोज रखा हुआ है, दो कंडक्टिंग कॉइल बहुत ही क्लोज रखा हुआ है, और एक किसी एक लूप में करंट आई बह रहा है, मतलब करंट आई फ्लो कर रहा है। तो ये आई अपना एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, जो कि इस सेकेंड लूप से भी क्रॉस करेगा फ्लक्स को। फ्लक्स क्रॉसेस फ्रॉम सेकेंड लूप, लेकिन ये फ्लक्स है किसका, इसका फर्स्ट लूप का। अगर इस आई को हम लोग चेंज कर देंगे, आई वेरी विथ टाइम तो क्या होगा कि फ्लक्स भी वेरी करने लगेगा। ये जो फ्लक्स सेकेंड लूप से गुजर रहा था वो भी वेरी करने लगेगा। और हम लोग तो जानते ही हैं अगर फ्लक्स किसी एरिया से वेरी कर गया, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी एरिया से वेरी कर गया, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसमें, इफ ईएमएफ इंड्यूसेस इफ फ्लक्स वेरीज। यही कॉन्सेप्ट है म्यूचुअल फंड। और ईएमएफ को अगर सर्किट से जोड़ देंगे तो इसमें एक लेंज करंट भी फ्लो करेगा, और लेंज लॉ से हम लोग बता सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन क्या होगा। करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि ये अपने ओरिजिनल फ्लक्स को ही अपोज करेगा, जो कि हम लोग लेंज लॉ में सीखा था। तो ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का मेनली थ्योरी यही है। और इसमें भी एक डेरिवेशन ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, एंड इफ वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ अ कांस्टेंट। तो फाई इज इक्वल टू एम आई, where M is mutual inductance and depends on geometrical constants only. इसमें भी डिराइव कर सकते हैं कि ईएमएफ जो होगा E इक्वल टू माइनस ऑफ एम डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। ये था हमारा म्यूचुअल इंडक्शन का बेसिक थ्योरी। अभी अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।